एक मित्र ने पूछा है, गौतम जी ने, विवेक गौतम जी ने कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी आपने ओशो एवं उनकी टीचिंग्स के बारे में कई वीडियोज बनाई हैं, कृपया जय कृष्णमूर्ति के जीवन व टीचिंग्स के बारे में एक दो वीडियो ज़रूर बनाएं। तो उन्होंने पूछा है कि उनके जीवन और टीचिंग्स के बारे में एक एक वीडियो बनाएं। तो हम इनमें से पहली वीडियो में उनके जीवन के बारे में थोड़ी बात करेंगे और भी कई चीज़ें साफ़ होंगी, और दूसरी में उनकी टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे, तभी सारी बात एक तरह से साफ़ होगी। जय कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में चेन्नई के एक गांव में, यानी मद्रास के जो पहले मद्रास होते था, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार में, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, एक जिला मजिस्ट्रेट के पद पर थे, और उनकी माता संजीवम्मा कृष्ण की उपासिका थी। और कृष्ण मूर्ति उनकी 10 संतानों में से 8वें नंबर पैदा हुए थे, और चूंकि कृष्ण भी अपने माँ बाप की 8वीं ही संतान थे, अतः माँ ने उनका नाम कृष्णा ही रख दिया। और वो माँ के साथ साथ रोज़ मंदिर भी जाते थे, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही एक तरह से बड़े उदार और प्रेमी टाइप के थे, दूसरों से सहयोग वाले, अपनी चीज़ें दूसरे बच्चों को दे देते थे, गरीब बच्चों को। और एक उनका भाई था नित्यानंद, वो उनसे 3 छोटे थे, उससे उन्हें एक तरह से विशेष लगाव था। और वो उस उम्र में भी हर चीज़ को बहुत गहराई से ध्यानपूर्वक देखते थे, कीड़ों को, पेड़ों को, और चीज़ों को, बादलों को, और शांत और अकेला रहना एक तरह से पसंद करते थे। बादलों को घूरते रहते थे काफ़ी देर तक। और पढ़ाई में उन्हें कभी रुचि नहीं आई, मंद बुद्धि कहलाए हमेशा। परंतु एक ज्योतिषी ने बता दिया था उनका हाथ वगैरह देखकर जो भी, कि ये एक बहुत बड़े दुनिया के व्यक्ति बनेंगे, एक विश्व गुरु बनेंगे। और 10 साल तक वो पूछते भी रहे कि ये कब बनेंगे, क्या होगा। उन्होंने कहा इंतज़ार करो। तो ये सब चलता रहा। लेकिन एक और उनके साथ दुर्भाग्य कहो या कुछ भी कहो कि 2 वर्ष की उम्र में ही उनको मलेरिया इतना ज़्यादा हुआ कि वो मरते मरते बचे, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। उन्हें हर साल बार मलेरिया होता रहता था। वो एक तरह से बेहद कमज़ोर बालक थे, और उनके चेहरे पर भी मच्छरों को काटने के निशान थे, जो बाद में भी साफ नज़र आते थे। और 1905 में जब वो 10 वर्ष के थे, वो एक तरह से कमज़ोर मंदबुद्धि टाइप के घोषित विद्यार्थी थे, ना उनको पढ़ने में रुचि थी कोई। तो ये तो उनका शुरुआत है। अब और थोड़ी एक और बात को समझे, जहाँ से इस सारी कहानी की कहो या उनके जीवन की शुरू होती है। और ये कहानी सारी की सारी 2500 वर्ष पूर्व से शुरू होती है, बुद्ध के समय से। ऐसा लिखा हुआ मिलता है ग्रंथों में कि बुद्ध ने कहा था कि मैं भविष्य में मैत्रेय के नाम से जन्म लूँगा, और मैत्रेय के अवतरण के लिए किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत थी उस वक्त। और इस व्यक्ति की खोज के लिए, वो खोज भी कहाँ से शुरू हुई, सारा सिस्टम कहाँ से चला, उसको भी समझो। इस व्यक्ति की खोज के लिए रूस में 1831 में जन्मी एक मैडम ब्लावटस्की, बड़े मिलिट्री अधिकारी की बेटी थी, उससे शुरू होती है। उन्हें बचपन में अध्यात्म से बहुत गहरी रुचि थी, और इसी के चलते वो भारत भी आई, तिब्बत में भी काफ़ी के 4 बार भारत आई। और कहानी तो बड़ी अजीब है। उन्होंने थोड़ी उम्र में अपने माँ बाप के खिलाफ एक शादी भी कर ली, और बहुत जल्दी शादी से वो को भी छोड़ छाड़ दिया, और फिर भारत चली आई। भारत लगातार कई बार आई, और यहाँ फिर उन्होंने काफ़ी गुरुओं के संपर्क में आई, बहुत तंत्र पर प्रयोग किए, साधनाएँ की। और यहीं पर आकर उन्होंने पता चला अपने गुरुओं से ही कि मैत्रेय जो है वो अवतरण चाहते हैं, लेकिन उनको किसी योग्य व्यक्ति की नहीं मिल रहा है। यानी ये बातें सारी की सारी जय कृष्णमूर्ति के जन्म से भी बहुत पहले हो रही थी। तो ये सारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था। उसके बाद वो यहाँ से
रहकर बार बार आई 4 बार और फिर अपने देश वापस चली गई। और चूंकि वो बहुत साधन संपन्न थी, उनके नाना नानी बहुत साधन संपन्न थे, उसे बड़ा प्यार करते थे। और फिर वहाँ जाकर उन्होंने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक तरह से स्थापना की, संस्था की, जो एक तरह से मैत्रेय के अवतरण के लिए एक प्लेटफार्म साबित होना था भविष्य में। तब तक ये कृष्णमूर्ति का कहीं कुछ नहीं था। ये 1875 की बात है और जय कृष्णमूर्ति तो इससे भी 20 वर्ष बाद पैदा हुए थे, 1895 में। और फिर उनसे धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। सारी दुनिया में धीरे धीरे चीज़ें फैल गई, लोग जुड़ते रहे। बस लोगों को इतनी ही शर्त अनिवार्य थी जुड़ने के लिए कि उन्हें ये मानना जरूरी था कि मैत्रेय का एक विश्व गुरु के रूप में अवतरण चाह रहा है और उसके लिए एक योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है। बस ये 2 चीज़ों पर विश्वास करना जरूरी था। और ये सारा चल ही रहा था कि इसी बीच एक तरह से उनके जन्म से भी पहले, जय कृष्णमूर्ति के जन्म से भी कई वर्ष पहले 91 में, वो उनका 95 में हुआ, मैडम ब्लावटस्की की मृत्यु होगी। लेकिन वो एक संस्था बना गई, एक प्लेटफार्म बना गई और उस संस्था की अध्यक्षता एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट और लीडबीटर को दी गई। वो तो चली गई। उन दोनों में अकल्ट पावर थी, वो काफ़ी संपन्न थे, योग्य थे, बहुत साधक टाइप के आदमी थे। लीडबीटर भी एक इसी तरह के थियोसोफिस्ट थे। लेकिन डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। डॉक्टर एनी बेसेंट हमेशा भारत में ही रही। पैदा तो आयरलैंड में हुई थी, शादी उनकी इंग्लैंड वगैरह में हुई थी, यूके में, लेकिन वो भी जल्दी ही भारत आ गई थी और पूरी तरह से भारत में ही आखिर तक रही। और यहाँ बहुत समाज सेवा, गरीबों की सेवा, बहुत ही कुछ, राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में अंदर जाना। और सच तो है कि 1916 में वही पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी थी। वो पूरा जीवन यहीं रही, बनारस में काफ़ी रही और उनका सारा का सारा यहीं फिर पूरा जीवन बाद में यहीं बीता। तो उनको बना दिया गया। और पहले इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का दुनिया में कई जगह बड़े बड़े थे, इसके स्पेन में, इंग्लैंड में, और भारत में इसका बॉम्बे जो था वो इंटरनेशनल एक तरह से हेड ऑफिस था। लेकिन फिर बाद में इसको वहाँ से बदल कर मद्रास के निकट अडियार में कर दिया गया। और लीडबीटर और जय कृष्णमूर्ति एक तरह से लीडबीटर और ये डॉक्टर एनी बेसेंट थी, इसके संचालक कहो या सर्वा थे। अब यहीं से और सुनिए, कृष्णमूर्ति के जो पिताजी थे वो पहले ही अपनी सर्विस पर रहते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए थे। और 1905 में जब जय कृष्णमूर्ति मात्र 10 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। फिर उनके भाई नित्या ही एक तरह से उनकी सारी देख रेख करते थे और वो उसको बहुत प्रेम करते थे। सब काम उनका उन पर ही निर्भर था, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति तो एक तरह से एकांतवास पर ही रहते थे ज़्यादातर। अब तक पिताजी भी रिटायर्ड हो चुके थे और वो भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य तो पहले ही थे। अब उन्होंने अपने निकट ही जो सोसाइटी का हेड ऑफिस बन गया था उसमें जाकर सेक्रेटरी की नौकरी के लिए एक तरह से कहो आवेदन किया। और एनी बेसेंट ने, चूँकि वो पहले से सदस्य थे, उनको तुरंत स्वीकार भी कर लिया और उन्हें वो जॉब एक तरह से मिल गई। फिर वहीं पर पास में उनको संस्था की तरफ से एक कॉटेज दे दिया, एक क्वार्टर, उसमें रहने लगे। और वहीं पर जहाँ वो रहते थे, जय कृष्णमूर्ति भी अपने भाई के साथ नहाने आया करते थे। और एक दिन लीडबीटर की नज़र उन पर पड़ी, उन्हें वो बहुत अद्भुत लगे, शांत लगे। फिर जय कृष्णमूर्ति से उससे डॉक्टर एनी बेसेंट से सारा बताया गया। और फिर लीडबीटर ने ही उनके पिछले जन्म के विषय में कुछ उनको बताया जय कृष्णमूर्ति को, और उनके सिर पर एक तरह से हाथ भी रखा और उन्हें भविष्य में माध्यम बनने के लिए एक तरह से घोषित कर दिया गया संस्था की तरफ से। उसी वक्त लीडबीटर के गुरु ने उनसे कहा कि ये बालक तो बहुत कमज़ोर है, चुनाव तुम्हारा ठीक है, तो इसे अच्छा भोजन दो और इसको पहले हेल्दी बनाओ। फिर उसके लिए सब कुछ किया गया। उनके जो पिता थे वो भी वहीं पर सर्विस करते थे और वो अक्सर ये कहते थे, उन्हें कहीं कहा है कि मैं तो ये लड़का बचेगा नहीं बिल्कुल भी, वो इतने कमज़ोर थे। बार बार वो यही कहते थे उनके पिता के बचेगा नहीं। और खुद जय कृष्णमूर्ति ने भी कहीं अपनी किसी बायोग्राफी में लिखा है
कि यदि मुझे एनी बेसेंट और लेडी बिटर ना लेते तो मैं ज़रूर मर जाता। अब ये बात यहाँ से आगे चलती है, सोसाइटी इनको लेकर एक तरह से तैयार करने लगी, लेकिन वो अपने भाई नित्या के बिना वहाँ रहना नहीं चाहते सोसाइटी में, अतः उन्हें भी साथ में रख लिया गया, दोनों भाइयों को रख लिया गया। और फिर सोसाइटी के शिक्षकों जो थे उन्होंने एक तरह से उनको पढ़ाया, अंग्रेजी पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि संस्था जो थी एक तरह से इंटरनेशनल स्तर पर काम कर रही थी। और इसी दौरान फिर 1911 में ही तभी एक ईस्टर्न स्टार नाम की इसी तरह की एक संस्था और तैयार की गई, जिसका सिर्फ एक तरह से मूल लक्ष्य ये था कि जय कृष्णमूर्ति को चुना गया है और लोगों को इससे जोड़ना है, उसका प्रचार प्रसार सारा करना है, जनमत बनाना है कि जो जनमत विश्व गुरु को स्वीकार कर सके, और उन्हें ही सारा प्रचार करना था। 1911 के ही लास्ट में बिल्कुल एक दिन जब वो चुन लिए गए, जय कृष्णमूर्ति नए सदस्यों को एक तरह से प्रमाण पत्र बांट रहे थे, जो नए नए लोग जुड़े थे। और ये ऐसा लिखा जाता है कि उनके शरीर से एक तेज निकला और उनकी तरफ, सदस्यों की तरफ गया, और वो सब उनके पैरों में गिरकर आंसू बहाने लगे और वहीं लेटे रहे। तो फिर इस घटना के बाद से उन्होंने एक तरह से बोधिसत्व के रूप में एक तरह से स्वीकार कर लिया गया कि हाँ, ये पूरे योग्य हैं। फिर इसके बाद वो काफ़ी कमज़ोर थे, उनकी इंग्लिश भी कमज़ोर थी, संस्था ने उन्हें यूरोप के कई देशों में भेजा गया, यूरोप में ही काफ़ी दिन रहे। वो उनके सबसे सुखद एक तरह से बहुत दिन थे उनके जीवन के, वहाँ घूमना फिरना, मौज मस्ती, मोटरसाइकिल चलाना, थिएटरों में जाना, ये सब उनको संस्था की तरफ से एक तरह से कराया जा रहा था। और इसी दौरान हॉलैंड में एक अमेरिकी युवती हेलेना नॉर्थ से उनको प्रेम हुआ। फिर वो 40 साल तक लिव इन में भी रहे, और भी कई एक तरह से युवतियाँ थी एक तरह से सुंदर जो उनके संपर्क में आई। और उस वक्त तो अक्सर ये हो गया था कि जब भी कोई नई युवती उनके पास आती थी तो ये पेपरों में छप जाता था कि अब ये इससे सगाई होने वाले, इस तरह की मजाक चलती थी। यानी काफ़ी स्त्रियाँ उनसे प्रभावित हुई, और वो यूरोप अमेरिका में भी काफ़ी रहे। और उनके उस टाइम तक 4 बड़े बड़े थियोसॉफी के आश्रम बन चुके थे, एक स्पेन में, एक यूएसए में, और एक इसमें इंग्लैंड में, यूके में, और एक भारत में, जो पहले बम्बई था बाद में वहाँ कर दिया। अब ये कहानी और साथ साथ थोड़ा और भी सुन लो, उन्हीं दिनों की बात है। ओशो ने उनके बारे में यह भी बताया कि जब वो साधनाओं से गुजारे गए, जबकि इन चीज़ों का और कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये सच है, क्योंकि ओशो से ज़्यादा पुस्तकें किसी ने पढ़ी नहीं। तो ये भी बता कि जब वो साधना से गुजारे गए तो उनके पिता ने उसको बड़ा ठीक नहीं महसूस किया, उसके बच्चे के साथ हो रहा था, क्योंकि उनको बहुत उन पर इस तरह से टेप सुनाए जाते थे, उनको वो सोते रहते थे, कुछ मंत्र उच्चारण चलते थे, बहुत विधियाँ उनको सोते में ही चलती थी, कुछ जागते में चलती थी। हालांकि उन्होंने इससे पहले ही एनी बेसेंट ने उन्हें विधिवत रूप से गोद ले लिया था, ताकि कल कोई झंझट ना खड़ा हो। और यही नहीं, उनके उसमें ही थोड़ी उम्र में, 10-12 साल की उम्र में ही, 15 में, उन्हें किताब भी लिख दी थी, एट द फीट ऑफ मास्टर, गुरु के चरणों में, जिस पर के बाद में जय कृष्णमूर्ति से पूछा गया कि क्या आपने किताब कभी लिखी, तो वो उसको टाल जाते थे, ये भी नहीं कहते थे मैंने नहीं लिखी, क्योंकि एनी बेसेंट को उससे कष्ट होगा। तो वो उन्होंने ही लिखी थी, सिर्फ उनको विश्व गुरु की एक छवि बनाने के लिए, ताकि वो पुस्तक लोग पढ़ें। और बात है कि मुकदमा छोटी कोर्ट से चला और बड़ी कोर्ट में चलते चलते सुप्रीम कोर्ट, और आखिर में प्रिवी काउंसिल होती है, दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट, वहाँ तक गया। और कहीं ये जीतते रहे, कहीं हारते रहे, इस तरह चलता रहा। ये कहानी भी एक अपने आप में अलग है, लेकिन आखिर में प्रिवी काउंसिल से, दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट से, जो एक तरह से एनी बेसेंट थी, वो जीत गई, और ये फिर उनके पास ही रहे। और ओशो ने तो यहाँ तक भी बताया कि जब ये चल रही थी उसी दौरान 6000 लोगों ने, और ये सच भी है, और उन्हें दूसरे तरीके से बताया, 6000 लोगों को हॉलैंड में मैत्र के अवतरण के लिए एक प्रयोग किया गया। बहुत से थियोसॉफिस्ट आए पूरी वर्ल्ड से, उन्होंने प्रार्थना की मैत्र से, और नित्यानंद को इसके लिए तैयार किया गया। नित्यानंद ने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो भी साधना कर रहे थे मैत्र के अवतरण के लिए, लेकिन वो नहीं उतरे,
और उसमें नित्यानंद की मृत्यु हो गई। और ये बात लगभग 25-26 की है, 1926 के आसपास की। तो लेकिन उसके 2-3 साल बाद ही जय कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी और ईस्टर्न स्टार जो एक दूसरी संस्था थी प्रचार प्रसार वाली, इन सब से टोटली ही इस्तीफा दे दिया। और जो सभी उपहार उन्हें संस्था से मिले थे, वो भी जो संपत्ति उनके नाम थी जिसमें 5000 बीघे ज़मीन भी थी, उस सब को भी टोटली वापस संस्था को कर दिया और कहा कि मेरा कोई इससे संबंध नहीं है। और उसके बाद भी वो 1929 के बाद भी 1929 के बाद भी लगभग 60 वर्ष तक ये, यानी 1986 में उनका कैलिफोर्निया में अमेरिका में शरीर पूरा हुआ। और वो फिर अपने स्वतंत्र ढंग से पूरी दुनिया में जिए, अपने विचार प्रकट किए, बहुत से प्रवचन दिए। और सारे जो उनके हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे उनका क्या मान्यताएं थी, क्या विधियाँ थी, क्या बात थी। सब ज़्यादातर मन पर ही उन्होंने किए, प्रवचन दिए। और एक बड़ा ही अपने टाइप का एक जीवन जीते थे। छोटे छोटे समूहों में बड़े हंसमुख ढंग से, लवली ढंग से बात करते थे, जोर जोर से हंसते भी थे। और बड़े समूह में जब भी करते थे थोड़ा वहाँ एक बहुत टाइट करते थे, गुरुओं के खिलाफ भी बहुत बोलते थे। और वो कहा करते थे कि यदि 5 लोग भी जाग जाएं पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया का परिवर्तन, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये इस तरह की उनकी बातें भी थी। और वो अपना एक अपने मनपसंद का जीवन जीते थे। एक तरह से जासूसी उपन्यास भी पढ़ते थे, बहुत आराम तलब ढंग से रहते थे। और इसके साथ साथ और भी कई बातें जाने कि वो सच में बोलने में कुछ बहुत अच्छे नहीं, तो बोलने से कुछ उनकी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी लोग, खासकर युवा वर्ग, उनसे बहुत प्रभावित होता था। और कारण सिर्फ इतना था कि वो सीधे सरल सहज थे, जो कहते थे जैसा कहते थे वैसा ही जीते भी थे। उनकी कोई पकड़ नहीं थी किसी चीज़ पर, सीधा साफ क्लियर सब मामला था। ओशो ने तो उनकी एक बीमारी के बारे में बताया जो सच में सही भी है, और भी कई जगहों से मैंने उसको पढ़ा है कि उनके सिर के में एक बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, उठता रहता था कुछ कुछ समय बाद, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा होता था कि वो सिर को दीवारों में भी मारने लगते थे धीरे धीरे, ताकि कुछ आराम आए। उनके सब तरह के इलाज कराए गए क्योंकि संस्था के पास बहुत पैसा था, लेकिन कब भी उनका वो बीमारी ठीक नहीं हुई। और ओशो ने कहा था कि ये बीमारी इनकी ना शारीरिक है ना मानसिक है, ये आत्मिक बीमारी है। और ये सच भी है। फिर कुछ समय बाद, उस बीमारी के होने के लगभग 40 वर्ष बाद, वो अचानक से पूरी तरह ठीक हो गई। और मैं भी जहाँ तक अपनी साधना के अनुभव से जानता हूँ ये बात बिल्कुल सही थी। उनको आध्यात्मिक थी एक तरह से। और आध्यात्मिक से क्या मेरा मतलब है वो भी आप समझ लें कि उनको खींचतान कर एनलाइटेंड किया गया, जोर ज़बरदस्ती या कहो विधियाँ गलत थी। कारण बड़ा साफ था, डॉक्टर एनी बेसेंट, लीड बिटर या मैडम ब्लाउटस्की, वो कोई भी एनलाइटेंड लोग नहीं थे, साधक थे, साधनाएं की, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सब कुछ था, लेकिन वो कोई एनलाइटेंड लोग नहीं थे। उन्होंने उनके साथ बहुत जो भी एक तरह से किया, उनको जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच में वो उसी दिन पूरी तरह उपलब्ध हुए जिस दिन वो उनका सिर का दर्द, जो भयानक दर्द होता था, जिस दिन वो समाप्त हुआ, वो उसी वक्त सच में पूरे एक तरह से को निर्विकल्प समाधि को एक तरह से उपलब्धि है। ये मेरी इस तरह की मान्यता है, मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं। और फिर जो भी उन्होंने ज़्यादातर कहा वो हम अगली वीडियो में करेंगे, मन के बारे में ही कहा। और यहाँ तक भी हुआ कि जो लोग 40-40 साल तक उनके साथ रहे एक तरफा, कुछ लोग उनमें से बाद में ओशो के पास भी आए और कहा कि हमें तो 40 साल में कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ रहकर, जय कृष्णमूर्ति जी के साथ रहकर, और सुनकर कुछ भी नहीं हुआ। फिर ओशो ने उनको कहा कि ठीक है, अब मेरे पास आ गए तो जो मैं कहता हूँ वो करो। लेकिन फिर उन लोगों ने कहा, वो इतने हिप्नोटाइज्ड हो चुके थे इस बात से, उन्होंने कहा कि जय कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी विधि की ज़रूरत नहीं, कोई ध्यान की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से उनके बोलने से कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था सच में। ऐसा नहीं कि वो सही नहीं कह रहे थे, वो जो कहते तो बिल्कुल प्योर था, और जो वो कह रहे थे वो सिर्फ एक एनलाइटेंड आदमी समझ सकता है, जो एनलाइटनमेंट के आसपास के स्तर का एक तरह से व्यक्ति है, साधक है, वो ही उनको समझ सकता है। और जो उस स्तर का है वो उसे सुनने की उसे ज़रूरत नहीं है, वो क्यों सुनेगा, वह सब जानता है। और जिन्हें ज़रूरत है वो उसको समझ नहीं सकते थे, हमेशा यही कहानी रही।
तो फिर इसी को लेकर भी किसी साधक ने ओशो से भी पूछा था कि वो इस तरह से करते हैं, तो ओशो ने इसका एक तरह से बड़ा मजाकिया जवाब दिया था कि जय कृष्णमूर्ति प्योर वाइन देते हैं और मैं वाइन में पानी मिला कर देता हूँ, पहले पानी मिला कर देता हूँ, फिर बाद में देता हूँ प्योर। वो प्योर देते हैं, वो किसी की समझ में नहीं आते, किसी को हजम नहीं होती। और उसी समय में लोगों ने, जब वो जय कृष्णमूर्ति यहाँ इंडिया में आते थे, उनको मिलाने का, दोनों को, ओशो को जय कृष्णमूर्ति को मिलाने की काफ़ी प्रयास किए गए, कुछ लोगों ने किए, लेकिन जय कृष्णमूर्ति कह देते थे कि वो आना चाहें तो आ सकते हैं, मुझे कोई ख़ास बात नहीं, ज़रूरत नहीं। इस पर ओशो ने ये कहा था कि वो मुझसे बड़े हैं, यदि वो मुझे बुलाएं तो मैं फ़ौरन जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो बड़े हैं, उन्हें ही बुलाना पड़ेगा। तो एक तरह से जय कृष्णमूर्ति जो थे वो ओशो से लगभग 32 साल बड़े थे उम्र में। ओशो ने बुद्ध के बाद यदि अपने प्रवचनों में सबसे ज़्यादा किसी का नाम लिया है तो जय कृष्णमूर्ति का लिया है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उनकी पुस्तकों को ओशो ने पढ़ा भी है, उनसे कुछ लिया भी है, इस बात में भी काफ़ी कुछ दम है। लेकिन कुछ भी हो, वो उनका बहुत ज़्यादा जय कृष्णमूर्ति का सम्मान करते थे ओशो। उनका नाम भी बुद्ध के बाद बार बार सबसे ज़्यादा लेते थे और सम्मान भी करते थे, और कभी कभी उनका और उनके जो साधक वर्ग था उस पर टोंट कस देते थे, मजाक भी उनका बना देते थे, कुछ भी कह देते थे, वो उनकी आदत थी ही, हम सब जानते हैं। तो इस वीडियो में तो जो हमने एक तरह से कहा, ये मोटा मोटा जय कृष्णमूर्ति की जीवन के बारे में हमने बताया, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, और अंत में वे एक तरह से कहो 1986 में उन्होंने कैलिफोर्निया अमेरिका में ही एक तरह से शरीर उनका पूरा हुआ 90 साल की उम्र में। और जय कृष्णमूर्ति की ये बात है, लेकिन एनी बिसेंट नॉकरी जिसके बारे में मैंने बताया, वो 1847 से 1933 तक, वो भी एक तरह से 86 वर्ष की उम्र में गुजरी। और सबसे पहले जो मैडम ब्लाउटस्की थी 1831 टू 1891 में, वो मात्र 60 साल जी। और जय कृष्णमूर्ति के जन्म से भी 4 साल पहले उनका शरीर पूरा होता, लेकिन वो सारी सिस्टम बनाकर, प्लेटफार्म बनाकर पूरी दुनिया में एक संस्था खड़ी करके गई थी। फिर उसके बाद सारा काम एनी बिसेंट ने किया, और एनी बिसेंट इंडिया में एक बहुत एक तरह से को पॉपुलर हस्ती थी, लेखिका थी, समाज सेविका थी, राजनीति में थी, और उन्होंने बहुत इस देश की सेवा की। यहाँ तक भी कहती थी कि मैं तो पूर्व जन्म में यहीं तो हिंदू थी। वो ईसाई होते हुए भी वो सब उन्होंने छोड़ छाड़ दिया था, अपना ईसाई वाला सिस्टम। तो ये हमने थोड़ी सी बातें जय कृष्णमूर्ति के जीवन से जानी, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। और अगली वीडियो में हम उनके जो एक तरह से ध्यान के ऊपर हैं, या जो उनके साधना संबंधी विचार हैं, उन पर बात करेंगे।